बैक माय चैनल। वही एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें, हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारा पेपर चल रहा था, उसमें हम सेकंड यूनिट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं सिलेक्शन रूल की हिस्ट्री लास्ट वीडियो में मैं करा चुका था। तो उसके बाद आता है कंडीशन फॉर रमन एक्टिव वाइब्रेशन। कंडीशन फॉर रमन एक्टिव वाइब्रेशन, उसके बाद ये जो टॉपिक है कंडीशन फॉर रमन एक्टिव वाइब्रेशन। अब जो रमन एक्टिव वाइब्रेशन होता है उसकी कुछ कंडीशन होती है। रमन एक्टिव वाइब्रेशन के लिए कुछ कंडीशन होती है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी रमन एक्टिव नहीं होते, कुछ रमन एक्टिव होते हैं, कुछ रमन इनएक्टिव होते हैं। अब इसको हम सिलेक्शन रूल के बेस पे डिटरमाइन करते हैं। सिलेक्शन रूल क्या बताता है? सिलेक्शन रूल बताता है सिलेक्शन रूल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रो का सिलेक्शन रूल बताता है कोई जब मॉलिक्यूल पोलराइजेशन को शो करता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, पोलराइजेशन को शो करता है, ये पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज होता है, तो उसको रमन एक्टिव कहा जाता है। जब रमन एक्टिव कहा जाता है, पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, तो वहीं उसका जो डायपोल मोमेंट होता है तो वो जीरो होता है। डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, तो जिसके कारण वो रमन एक्टिव होता है, इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। वहीं अगर हम बात करें रमन इनएक्टिव की, जो मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी को शो नहीं करता, पोलराइजेबिलिटी को शो नहीं कर रहा है, तो वो रमन इनएक्टिव होता है। डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट को शो कर रहा है, डायपोल मोमेंट को शो कर रहा है, लेकिन पोलराइजेबिलिटी को शो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो रमन इनएक्टिव होता है। तो इसकी जो कंडीशन होती है कि जो इंफ्रारेड के बेस पे कुछ मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल इनएक्टिव होते हैं, तो उसको कंडीशन फॉर रमन एक्टिव वाइब्रेशन के बेस पे उसको डिटरमाइन किया जाता है। अब हम कंडीशन फॉर वाइब्रेशन की अगर हम बात करें और कैलकुलेट द वाइब्रेशन, हाँ, कंडीशन फॉर रमन एक्टिव वाइब्रेशन। अब रमन एक्टिव वाइब्रेशन के लिए कुछ कंडीशन होती है। अब सबसे पहले जो वाइब्रेशन नंबर को डिटरमाइन किया जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन नंबर को डिटरमाइन किया जाता है, वो सिलेक्शन रूल के बेस पे किया जाता है। सिलेक्शन रूल पे वाइब्रेशन जो वाइब्रेशनल जो नंबर होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। उनको कैलकुलेट जो किया जाता है, उनके ये फॉर्मूले दिए जाते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल के अलग फॉर्मूला होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अलग फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला एक मिनट दिखा देता हूँ। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। हाँ, लीनियर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे वाइब्रेशन नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 होता है, जहां पे n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम आपकी जितनी भी होते हैं, H2 में नंबर एटम 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 है। अब वही और H2O हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, उसमें 2 नंबर ऑफ एटम है। मैथेन में 4 नंबर ऑफ एटम है। N2O में नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में 3 नंबर एटम है। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसके लिए 3n-5 होता है फॉर्मूला। डिग्री ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें 3n-6 होता है, n नंबर ऑफ एटम होते हैं। वही उसने कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जांपल दिया था। 3n के नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें 3n, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है। जब लीनियर मॉलिक्यूल होता है 3n-5 होता है। n नंबर ऑफ एटम 3 होते हैं, 3 into 3 9 में से 5 गया तो 4 नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं लीनियर मॉलिक्यूल में। वही नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें 3 into 3 नो इंटू -6, जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब लीनियर नहीं होते हैं, बाइंड स्ट्रक्चर को शो करते हैं, टेट्राहेड्रल वगैरह को स्ट्रक्चर को शो करते हैं, वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। उसके लिए 3n-6 होता है। नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें, जितने भी नंबर ऑफ एटम यहाँ पे रख दीजिए तो वाटर आ जाता है। वाटर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जिसके लिए वाइब्रेशन के नंबर 9-6 = 3 होते हैं। अब जब 3 होते हैं उसमें स्क्रैचिंग वाइब्रेशनल होती है और बैंड स्क्रैचिंग होती है, बैंड वाइब्रेशन होती है। स्क्रैचिंग वाइब्रेशन को जो कैलकुलेट किया जाता है n-1 से कैलकुलेट किया जाता है। n नंबर ऑफ एटम होते हैं, टोटल नंबर के एटम देखिए 1 को माइनस कर दीजिए, उसके स्क्रैचिंग वाइब्रेशन हो गए, और जो बैंड स्ट्रक्चर होगा, जो रिमेनिंग होते हैं वो बैंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम उसके बाद अब हम बताते हैं इसके जो एग्जाम्पल है, कंडीशन फॉर रमन एक्टिव।
condition for Raman active. Raman active change in polarizability, no change in polarizability. देखिए जो रमन एक्टिव होता है वह पोलराइजेबिलिटी सो द एक्सचेंज, जब पोलराइजेबिलिटी एक्सचेंज को शो करती है उसको रमन एक्टिव कहा जाता है. व्हेन पोलराइजेबिलिटी डज नॉट एक्सचेंज इट्स कॉल्ड रमन इनएक्टिव या इनएक्टिव रमन. इनएक्टिव रमन लाइन या रमन एक्टिव रमन लाइन या इनएक्टिव रमन लाइन. अब जो एक्टिव रमन लाइन होती है वही स्पेक्ट्रा को शो करती है, जो इनएक्टिव रमन लाइन होती है वो स्पेक्ट्रा को शो नहीं करती है. अब वही कहा कि जो कंडीशन फॉर रमन एक्टिव वाइब्रेशन होता है इसी में आईआर जो होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल होता है वो भी बताता है कौन सा मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव होता है, कौन सा मॉलिक्यूल इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है. एक्टिव मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा को शो करता है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करता है. तो वहीं उसने लिखा कि शो द डायपोल मोमेंट. अब देखिए जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो डायपोल मोमेंट में जो एक्सचेंज होता है या डायपोल मोमेंट जब प्रोड्यूस होता है तो उसके बेस पे मॉलिक्यूल एक्टिव होता है तथा इनएक्टिव होता है. और जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो पोलराइजेबिलिटी के बेस पर. और जब जो इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो थ्योरी होती है, रमन थ्योरी या रमन इफेक्ट थ्योरी, वो स्कैटरिंग बताती है. मॉलिक्यूल जब लाइट कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मॉलिक्यूल पे डाली जाती है तो जो इंसिडेंट लाइट होती है फिर उसके बाद जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन, रिले लाइन वगैरह मिलती है. तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बताती है. वही स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन को बताती है कि मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. तो इंफ्रारेड के डज नॉट शो द डायपोल मोमेंट, आईआर इनएक्टिव. जो मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट को शो नहीं करता उसको आईआर इनएक्टिव कहते हैं. डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, डायपोल मोमेंट के लिए जो इंफ्रारेड के जो एग्जांपल होते हैं जो इंफ्रारेड के लिए एक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन में पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है. क्लोरीन की वैलेंसी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें हम 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 6. तो क्लोरीन में जब 7 होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन. अब जब क्लोरीन में जो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, सरफेस का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन 1. और जब इनमें जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट शो होता है, इसमें क्या होता है डायपोल मोमेंट शो हो जाता है. वही हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी नेगेटिव पॉजिटिव की होने की वजह से, जिसमें कभी हाइड्रोजन ब्रोमीन की साइड अट्रैक्ट होगा, ब्रोमीन हाइड्रोजन की साइड अट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन देखने को मिलता है ना. कभी तो हाइड्रोजन ब्रोमीन की साइड जाएगी, कभी ब्रोमीन हाइड्रोजन की साइड जाएगा, तो जिसके वजह में डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा. इसी में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में भी हाइड्रोक्साइड में भी हाइड्रोजन कभी ऑक्सीजन की साइड जाएगा, ऑक्सीजन कभी हाइड्रोजन की साइड. जब उसमें वाइब्रेशन होता है तो लेंथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से उसमें डायपोल मोमेंट डेवलपमेंट प्रोड्यूस हो जाता है. और ये लीनियर होता है. जब ये लीनियर होता है डायपोल मोमेंट को शो करता है, जिसके कारण ये आईआर एक्टिव होता है और रमन इनएक्टिव होता है. यही इसकी कंडीशन होती है कि जो मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा, जो इंफ्रारेड एक्टिव होगा वो रमन इनएक्टिव होगा. ये क्या है कि कंडीशन है इसकी. इसी प्रकार एस्टो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन डाइब्रोमीन. तो ये जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन का ये दोनों एक इसमें भी जब इनमें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन देखने को मिलता है. अब लेकिन डायपोल मोमेंट शो नहीं करता क्योंकि इसमें डायपोल मोमेंट, लेकिन पोलराइजेबिलिटी को शो कर देता है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से होता है, डायपोल मोमेंट शो नहीं कर रहा लेकिन पोलराइजेबिलिटी को शो करता है. क्लोरीन का भी ये वाला, अब ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जो वाइब्रेशनल हो रहा है, या फिर उसके बाद जो पोलराइजेबिलिटी या मैग्नीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड जो होता है उसमें सेम होता है. मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है, पोलराइजेबिलिटी सेम होती है, लेकिन जो डायरेक्शन सेम होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज होता है ब्रोमीन नाइट्रोजन में. तो ये भी रमन एक्टिव होते हैं लेकिन इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं. वही कंडीशन की अगर हम बात करें उसमें फर्स्ट डिटरमाइन द या कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन. पहले नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कैलकुलेट कीजिए, जिसके पहले 3n-5 होगा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6 होगा, एंड नंबर ऑफ एटम होंगे.
उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन 3n-6 होगा, एन नंबर ऑफ एटम हो गए 3 है तो 3 into 3 to 9 होगा। -6 की बात करें, 9 में से जब 6 जाएगा तो एज इट इज 30 बचेंगे, वो सॉरी 3 बचेंगे, और 3 इसके वाइब्रेशनल नंबर होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल में होते हैं। अब इसमें स्क्रैचिंग वाइब्रेशनल दिखाता है और बेंडिंग वाइब्रेशनल दिखाता है। स्क्रैचिंग वाइब्रेशनल को जो कैलकुलेट किया जाता है n-1 से कैलकुलेट किया जाता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम होता है। जब तीन को एक से जब एक को 3 में से माइनस किया जाता है तो 2 बचते हैं। दो स्क्रैचिंग वाइब्रेशनल होते हैं और एक बैंड वाइब्रेशनल होता है जो H2 मॉलिक्यूल होता है। अब जो स्क्रैचिंग होते हैं उसमें सिमेट्रिक स्क्रैचिंग होती है और एसिमेट्रिक स्क्रैचिंग होती है। बैंड स्क्रैचिंग तो बैंड होती है। अब देखिए सिमेट्रिक स्क्रैचिंग की अगर हम बात करें, सिमेट्रिक स्क्रैचिंग जो होती है, मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल ये है, जिन जो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सेम है। अब जब इसमें वाइब्रेशनल होता है, मान लीजिए वाइब्रेशनल इस तरीके से होता है जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। अब जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद एज इट इज अपनी सेम पोजीशन में आता है, ओरिजिनल पोजीशन में। फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, फिर पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो जिसकी वजह से पता चलता है जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है उसमें पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज हो रहा है। जब एक्सचेंज हो रहा है तो जिसकी वजह से वो रमन एक्टिव होगा, इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो पोलराइजेबिलिटी को इंक्रीज करती है, नहीं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज, जो नहीं जो पोलराइजेबिलिटी है बॉन्ड लेंथ पे डिपेंडेंट होती है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ के पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, कोई डायपोल मोमेंट शो नहीं होगा। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई, पोलराइज जिसके एलिप्स बनना है ना, पोलराइजेबिलिटी को शो कर रहा है। इसमें ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, इसमें कम पोलराइजेबिलिटी है। अब भी जो हमने एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर लिया वाटर मॉलिक्यूल का, उसके बाद हम एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर लेते हैं। अब एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर जो होता है, एसिमेट्रिक में क्या दिखाता है कि H2 का नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है। अब जब इसमें वाइब्रेशनल होता है, जब इसमें इंफ्रारेड मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है तो एक हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी को, जिसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है वहां पोलराइजेबिलिटी कम होती है, और जहां बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर छोटी है ना, तो यहाँ पोलराइजेबिलिटी नॉर्मल होती है। इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद फिर वाइब्रेशनल होता है, फिर जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट पास की गई है इसमें, तो उसके बाद ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, ये छोटी हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है कि एक बार तो ऐसे जा रहा है, ये इधर वाली लेफ्ट वाली, ये मान लीजिए ये क्या है, राइट वाली तुम्हारे लिए, यो ये राइट है, ये लेफ्ट। लेफ्ट डिक्रीज होगी तो राइट इंक्रीज होगी। अगर राइट डिक्रीज होगी, राइट वाली क्या होगी, राइट वाली डिक्रीज होगी तो लेफ्ट इंक्रीज होगी। ये वाली इंक्रीज होगी, कभी ये वाली इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज हो जाएगी, अगर ये इंक्रीज होगी तो ये वाली डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, ये है। यहाँ पे जो एलिप्स के स्ट्रक्चर है वो भी एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी क्या है, इंक्रीज है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज है। अब इसके बाद इस वाले मॉलिक्यूल पर, इस वाले बॉन्ड पे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इस पर डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज हो रहा है। H2 मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज हो रहा है। अब पोलराइजेबिलिटी में मैग्नीट्यूड के नंबर जो नहीं, पोलराइजेबिलिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, कभी पोलराइजेबिलिटी इस साइड में इंक्रीज हो रही है, कभी इस साइड में इंक्रीज हो रही है, इस साइड में कम हो रही है, कभी इस साइड में कम हो रही है तो इस साइड में इंक्रीज हो रही है, जिसमें एक्सचेंज को शो हो रहा है, जिसकी वजह से रमन एक्टिव होता है और इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है, जो कंडीशन बताती है। तो यही बताती है सिलेक्शन रूल, इंफ्रारेड का सिलेक्शन रूल भी यही चीज बताता है, कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, कौन सा मॉलिक्यूल इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा।
एलिप्स साइज इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी, वो यहाँ पे थ्योरी लिख दी है, यदि एलिप्स साइज का जो एलिप्स साइज होता है इंक्रीज होता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। यदि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, यदि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होती है अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज हो रही है तो पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एलिप्स साइज इंक्रीज, पोलराइजेबिलिटी, एलिप्स हाँ ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ कम होगी, एलिप्स साइज इंक्रीज होगा, पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एलिप्स साइज क्या होगा, एलिप्स का साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, एलिप्स साइज डिक्रीज, और पोलराइजेबिलिटी भी आल्सो डिक्रीज, जिसकी वजह से रमन एक्टिव हो गए, इंफ्रारेड इनएक्टिव हो गए। बैंड स्क्रैचिंग की अगर हम बात करें, नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल ये होता है जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल होता है, और इसमें बैंड स्क्रैचिंग होती है। अब जैसे इसमें इंफ्रारेड को सॉरी रमन एक्टिव मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है, लाइट ऑफ बीम को पास किया जाता है, इसकी वजह से इसमें अब स्क्रैचिंग होने लगती है। या तो बैंड मॉलिक्यूल जो होता है ये इस तरीके से लीनियर हो जाता है, ये एस्टो मॉलिक्यूल लीनियर हो जाएगा, तो उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, फिर और ज्यादा बेंडेड हो जाएगा। और जब ये और ज्यादा बेंडेड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पोलराइजेबिलिटी नॉर्मल होती है, यहाँ बहुत कम पोलराइजेबिलिटी हो जाती है इस वाली लीनियर कंडीशन में, फिर बैंड स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर और ज्यादा बैंड हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है, लीनियर, बैंड और ज्यादा बैंड, फिर उसके बाद बैंड, फिर लीनियर। तो इस तरीके से क्या है, ये वाइब्रेशन को शो करता रहेगा, 3 टाइप के वाइब्रेशन को शो करता है। तो जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी में इंक्रीज तो डिक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से भी रमन एक्टिव होता है और इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। इंफ्रारेड इसलिए इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। पोलराइजेबिलिटी रमन एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें पोलराइजेबिलिटी प्रेजेंट होती है। Direction change of polarization but not magnitude. पोलराइजेशन की डायरेक्शन चेंज होती है, हाँ देखिए जो मैग्नीट्यूड है पोलराइजेशन का वो तो सेम है, लेकिन पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो एक्सचेंज हो रही है, जिसकी वजह से रमन एक्टिव है। तो कंडीशन फॉर रमन एक्टिव की अगर हम बात करें, कंडीशन ये होगी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस्टो मॉलिक्यूल। एस्टो मॉलिक्यूल के नंबर को कैलकुलेट कीजिए, लीनियर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, 3n-6 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने दिखा दी, 3 × 3 -6, 9 - 6 = 3, तीनों वाइब्रेशन नंबर है, जिसमें से स्क्रैचिंग तरफ बैंड स्ट्रक्चर है, स्क्रैचिंग स्ट्रक्चर को n-1 n नंबर ऑफ एटम होते हैं, एस्टो मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इसलिए 3 - 1 होगा, 2 स्क्रैचिंग वाइब्रेशन हो गए, एक रिमेनिंग जो भी बचा हुआ है वो बैंड वाइब्रेशन होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड होता है रमन एक्टिव एंड रमन इनएक्टिव। रमन एक्टिव जो कार्बन इंफ्रारेड एक्टिव होता है वो रमन इनएक्टिव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव वाइब्रेशन या कंडीशन कंडीशन फॉर क्या था वो, रमन एक्टिव। अब इसमें भी कुछ कंडीशन होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के पहले वाइब्रेशन नंबर को निकाल लेते हैं, तो उसके बाद अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लीनियर मॉलिक्यूल होता है। अब जब ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, सबसे पहले इसके वाइब्रेशन नंबर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल होने की वजह से 3n-5 होता है, तो टोटल जो स्क्रैचिंग वाइब्रेशन नंबर आते हैं इसमें 4 आते हैं। अगर उसकी बात करें 3n-1 की जो स्क्रैचिंग वाइब्रेशन नंबर होते हैं 4-1, तो 3 तो स्क्रैचिंग नंबर होते हैं, एक बैंड स्ट्रक्चर इसमें दिखाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक स्क्रैचिंग दिखा देते हैं, फिर एसिमेट्रिक स्क्रैचिंग को इसमें दिखा देते हैं, उसके बाद बैंड स्क्रैचिंग हम कार्बन डाइऑक्साइड में दिखाते हैं, बैंड स्क्रैचिंग भी दिखाते हैं। बैंड स्क्रैचिंग, अब इसमें बैंड स्क्रैचिंग जो होती है 2 टाइप की होती है, एक तो इन प्लेन में होती है, एक प्लेन ऑफ आउट प्लेन होती है।
सिमेट्रिक स्क्रैचिंग की अगर बात करें, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मली स्ट्रक्चर ये होता है। अब जब नॉर्मली ये होता है, ये मान लीजिए नॉर्मली जो एलिप्स होता है, जो पोलराइजेबिलिटी होती है उसमें लीनियर में कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, लेकिन नॉर्मल पोलराइजेबिलिटी है। अब लेकिन जैसे इंफ्रारेड इसमें और सॉरी मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसमें पास किया जाता है, तो अब इसके ये वाइब्रेशनल करने लगता है, जिसकी वजह से ये वाला ऑक्सीजन इस साइड में मूव करता है, ये वाला ऑक्सीजन इस साइड में मूव करता है, इस तरीके से। अब इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से लूज बॉन्डेड हो रहा है। बॉन्डेड क्या हो रहा है, अब जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डेड है वो लूज है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, ये लूज बॉन्डेड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड में पोलराइजेबिलिटी नॉर्मल थी, यहाँ पोलराइजेबिलिटी क्या हुई, और ज्यादा डिक्रीज हो गई बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से। फिर उसके बाद ये और ज्यादा छोटा हो जाता है, जो बॉन्ड लेंथ ये नॉर्मल से और ज्यादा छोटी हो जाती है। जब छोटी हो जाती है तो पोलराइजेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, फिर नॉर्मल में आती है, फिर नॉर्मल के बाद फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार जो सिमेट्रिक स्क्रैचिंग जो होती है, तो दोनों जो ऑक्सीजन एटम होते हैं कभी तो कार्बन के पास जाते हैं, कभी कार्बन से दूर जाते हैं। इस तरीके से पास जाएगी, इस तरीके से फिर दूर चले जाएगी। ऑक्सीजन दूर गया ना, ये वाला भी ऑक्सीजन दूर चला गया, फिर ऑक्सीजन पास आ गया, फिर उसके बाद वो नॉर्मल स्ट्रक्चर में अपना आ जाता है। इस तरीके वो वाइब्रेशन करता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि पोलराइजेबिलिटी एक्सचेंज होती है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है, किसी मॉलिक्यूल का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से रमन एक्टिव होता है और इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। इंफ्रारेड इसलिए इनएक्टिव होता है, इसमें डायपोल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन एसिमेट्रिक स्क्रैचिंग की बात करें, एसिमेट्रिक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एसिमेट्रिक स्क्रैचिंग एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसमें पास करते हैं, तो इस जो एक कार्बन एक ऑक्सीजन होता है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद इस वाले की अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई तो इस वाले की इंक्रीज हो जाएगी। है देखिए, इसकी इंक्रीज हो गई, इसकी डिक्रीज हो गई, फिर नॉर्मल पोजीशन में आएगा नहीं, फिर उसके बाद अब इसकी इंक्रीज होगी, इस वाले की डिक्रीज होगी, फिर इस वाले की इंक्रीज होगी और इस वाले की डिक्रीज हो जाएगी, फिर इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी तो अब ये क्या हो रहा है कि एक साइड में तो पोलराइजेबिलिटी शो हो रही है, दूसरी साइड में नहीं हो रही है। लेकिन जब पोलराइजेबिलिटी सेम डायरेक्शन में हो रही है, इसमें जो हो रही है ना पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही है। सिर्फ इस कार्बन से इसी में या तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद या इस वाली तो सेम डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में नहीं हो रही, सेम डायरेक्शन हो रही ना। इसकी तो पोलराइजेबिलिटी एज इट इज है, इसकी डिक्रीज हो गई। अगर इसकी एज इट इज रही तो इसकी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। जो नॉर्मल है, नॉर्मल तो ये बॉन्ड है हमारा, सिर्फ एक की पोलराइजेबिलिटी, तो जिसकी वजह से ये पोलराइजेबिलिटी को मैं एक्सचेंज नहीं दिखाता है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से इस वाले जो एसिमेट्रिक जो स्क्रैचिंग है कार्बन डाइऑक्साइड की, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और जो पोलराइजेबिलिटी की डायरेक्शन भी सेम होती है, डिफरेंट नहीं है, डायरेक्शन सेम है ना। कभी तो इस वाली साइड में जा रहा है वो, उसके बाद ये एज इट इज रह रहा था इस वाली डायरेक्शन में जा रहा था, जिसके वजह से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और लीनियर की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें, दोनों साइड में पोलराइजेशन हो रहा है। ये वाला ऑक्सीजन इस साइड में जा रहा, तो ये वाला ऑक्सीजन इस साइड में जा रहा, तो उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन भी पास आ रहा है, तो ये वाला ऑक्सीजन भी पास हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों साइड में हो रही है, कार्बन के दोनों साइड में, इसमें कार्बन की एक साइड में हो रही है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, रमन इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज नहीं दिखा रहा है, सेम डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं दिखा रहा है। ये रमन इनएक्टिव होगा, इंफ्रारेड एक्टिव होगा। इंफ्रारेड इसलिए एक्टिव होगा क्योंकि ये डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट शो कर देगा, क्योंकि जैसे ये वाला ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो निगेटिविटी पोल दूर जा रहा है, फिर उसके पास वो पास आ रहा है, तो ये वाला निगेटिव पोल दूर जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड डेवलप हो जाए, मैग्नीट्यूड जो डायपोल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होता, एक्सचेंज होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये रमन एक्टिव वही यहाँ पे इट शो द डायपोल मूवमेंट बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री आर परसेंट। ये डायपोल मूवमेंट को शो करता है क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसमें प्रेजेंट है ही, लीनियर में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। डायपोल मूवमेंट को जो शो कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि ये डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट को इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसमें जो पोलराइजेबिलिटी जो हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं हो रही,
नहीं, मैग्नीट्यूड में एक्सचेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन में एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए डायपोल मोमेंट, डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन इज सेम एंड डायरेक्शन आल्सो सेम, देयरफॉर रमन इनएक्टिव आयन एक्टिव। बैंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो बैंड स्क्रैचिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बैंड स्ट्रक्चर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है, अब जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसमें पास किया जाता है, तो या तो ये रमन एक्टिव हो जाती है, रमन इनएक्टिव हो जाती है, ओ सॉरी, रमन इनएक्टिव ही रहती है। अब क्यों रहती है, पास करते हैं तो ये दोनों ऑक्सीजन नीचे की साइड में आ जाते हैं। जब नीचे की साइड में आ जाते हैं, ये प्लेन होता है, कि प्लेन में वाइब्रेशन इन प्लेन, फिर उसकी मोनोक्रोमेटिक लाइट तो इसमें पास हुई भी है, फिर उसके बाद ये अपनी पोजीशन में आते हैं, फिर ऊपर की साइड में चले जाते हैं ये दोनों ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से ऊपर की ओर बैंड बन जाता है। ये आउट ऑफ प्लेन होता है, आउट ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर बनाता है इन प्लेन स्ट्रक्चर बनाता है। जो बैंड स्ट्रक्चर होता है इन प्लेन होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है। ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ये नीचे की इन प्लेन। तो इसकी वजह से ये भी क्या होगा, डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेगा, पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से रमन इनएक्टिव होगा, इंफ्रारेड एक्टिव होगा। जो रमन इंफ्रारेड जो एक्टिव होते हैं उसमें कुछ कंडीशन होती है, देखिए, इन कार्बन डाइऑक्साइड सेंटर ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, जो मैक्सवेल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो भी क्या बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव होता है या रमन एक्टिव होता है, या इंफ्रारेड एक्टिव होता है, इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। मैक्सवेल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सिलेक्शन रूल और तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेक्शन रूल और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेक्शन रूल का कॉम्बिनेशन को बताता है। इन सिमेट्रिकल वाइब्रेशन रमन एक्टिव, आईआर इनएक्टिव, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, जो सिमेट्रिकल होगा वो तो रमन एक्टिव होगा, सिमेट्रिकल वाइब्रेशन होगा, रमन एक्टिव होगा, इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा, जिसमें रमन जो रमन रमन स्पेक्ट्रा को शो करेगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेगा। एसिमेट्रिक वाइब्रेशनल की अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब आगे की ओर जाने पे भी सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, पीछे की ओर जाने पे भी उसे सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इंफ्रारेड एक्टिव होगा, रमन इनएक्टिव होगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है, ड्यू टू सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन उसके लिए सेम डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए, जब ही तो वो इंफ्रारेड एक्टिव होगा, रमन इनएक्टिव होगा। बट वाइब्रेशन सेम, यदि बैंड वाइब्रेशनल हो, रमन इनएक्टिव होता है, इंफ्रारेड एक्टिव होता है, यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, कि सेम साइड में आने में सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है। मैन पॉइंट की अगर हम बात करें, मैन पॉइंट क्या है कि जो कुछ इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं, कुछ इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं। हेट्रोमोलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब क्या है, इंफ्रारेड एक्टिव है, रमन इनएक्टिव है। हाइड्रोजन, ब्रोमीन, डाइब्रोमीन, डाइक्लोरीन, डाइफ्लोरीन, डाइनाइट्रोजन, जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, सिमिलर है, मतलब सेम है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो रमन एक्टिव है, इंफ्रारेड इनएक्टिव है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, ये पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, तभी कभी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, कभी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी को शो कर रहा है, पोलराइजेशन को शो कर रहा है, जो रमन एक्टिव होगा, इंफ्रारेड। इसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कभी इंक्रीज हो गए, कभी डिक्रीज हो गए। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्डेड हो जाता है नाइट्रोजन, कभी दो मॉलिक्यूल के साथ डिक्रीज हो जाएगा वो, और जब दो के साथ होगा, एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक नाइट्रोजन पॉजिटिविटी को शो करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। इंक्रीज होने पर डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने पर डायपोल मोमेंट कम होता, तो ये डायपोल मोमेंट वो सॉरी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, एलिप्स का साइज इंक्रीज होगा, एलिप्स का साइज कम होगा, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से रमन एक्टिव हो गए, इंफ्रारेड इनएक्टिव हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल और दे दी गई, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, एक बैंड स्ट्रक्चर को शो करता है, लीनियर मॉलिक्यूल नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, वाटर बैंड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ये बैंड स्ट्रक्चर होता है। बैंड स्ट्रक्चर की जब इसका वाइब्रेशन नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, 3n-6 वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिसकी वजह से 3 वाइब्रेशन नंबर होते हैं। स्क्रैचिंग नंबर की बात करें, 2 होते हैं, बैंड स्ट्रक्चर एक होता है, तो सेम जैसा H2O का होता है, इसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है।
कि जो सेम मॉलिक्यूल होता है बॉन्ड लेंथ कभी दोनों की इंक्रीज होगी, दोनों की एक साथ डिक्रीज होगी। जब दोनों की एक साथ डिक्रीज होगी तो एलिप्स का साइज इंक्रीज होगा, दोनों की साइज एलिप्स का साइज इंक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ दोनों की एक साइड इंक्रीज होती है तो एलिप्स का साइज डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज होता है पोलराइजेबिलिटी कम होती है। जब एलिप्स का साइज इंक्रीज होता है पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, अब बॉन्ड लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज होता है और ये रमन एक्टिव होते हैं, इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करें, वही वो एसिमेट्रिक की बात करें, सिर्फ एक बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन की एक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, एक एज इट इज रहेगी। अगर ये वाली इंक्रीज होगी तो दूसरी एज इट इज रहती है, अगर दूसरी एज इट इज रहती है तो ये वाली इंक्रीज हो जाती है। ये मान लीजिए ये इंक्रीज होगी तो ये एज इट इज रहेगी है। तो जिसकी वजह से जो पोलराइजेबिलिटी है एक बॉन्ड लेंथ पे दिखाता है, कभी इंक्रीज हो रहा है तो कभी डिक्रीज हो रहा है। तो डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, वो पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, कभी तो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो कभी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो कभी इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या है, रमन एक्टिव, इंफ्रारेड इनएक्टिव। बैंड स्ट्रक्चर की बात करें, बैंड भी यही है, कभी ये लीनियर इस तरीके से हो जाता है, कभी और ज्यादा बैंड हो जाएगा, कभी नॉर्मल में पहुंच जाएगा। अब जिस टाइम वो और ज्यादा बैंड होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, अब जब लीनियर होता है पोलराइजेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये क्या है, ये सब कंडीशन में हमें लिखने हैं। अगर मैच्योर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, उसमें भी ये चीज हमें बतानी होती है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और तो इसके एग्जांपल और देख लीजिए, एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, और थोड़ा से ये फिर कर लोगे आप। N2O, N2O इसका एग्जांपल है, N2O को कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, N2O भी तीन टाइप के स्ट्रक्चर को, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर को दिखाता है और बैंड स्ट्रक्चर को दिखाता है। एथाइलिन C2H2 ये इसका एग्जांपल है, ये भी आप इसी में कर लीजिए कंडीशन की। अगर हम बात करें पोलराइज एंड डीपोलराइज रमन स्टडी ऑफ सच मॉलिक्यूल, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके, अभी हमने क्या है, रमन कंडीशन फॉर रमन एक्टिव वाइब्रेशन, ये हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं क्या है, क्या मैच्योर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बताते हैं, मैच्योर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताते हैं, या पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड रमन स्टडी सच मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, N2O, एथाइलिन, इसका एग्जांपल बता लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलराइज्ड होता है, कौन सा मॉलिक्यूल डीपोलराइज्ड होता है, कब पोलराइज्ड होता है, कब डीपोलराइज्ड होता है। इस टॉपिक की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।